लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। इसका हम पेपर 1 कवर कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस में चले अगर तो चैप्टर नंबर 4 सब टॉपिक बी इमाइल डर्कहाइम। इसमें जो इनके टॉपिक्स हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी है। तो इसमें रिलीजन एंड सोसाइटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी ऑरिजिन की थ्योरी को डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको एक इंटररिलेशन बताना चाहता हूँ या कोरिलेट करना चाहता हूँ। इस पूरे सिलेबस में आप देखेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी एक पूरा चैप्टर पेपर 1 में और है, जो चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ पर भी आप रिलीजन को इन डिटेल पढ़ेंगे और जो सब टॉपिक ए है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, इसमें हम ऑरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज और भी पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको 2 थ्योरीज डिस्कस किए हैं, मैक्स मुलर और ईबी टाइलर, ये अकेले 2 नहीं है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं ऑरिजिन से रिलेटेड, उनको वहां पर ही इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम एक थ्योरिस्ट पढ़ते हैं या थिंकर पढ़ते हैं, मैक्स वेबर। उनका जो टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें भी हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी रिलीजन का डिस्कशन होता है। तो आप देख रहे हैं रिलीजन एक तो मार्क्स बता रहे हैं, एक वेबर साहब बता रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 में रिलीजन है ही। तो इन तीनों को आप माइंड में बना के चलिए और इन तीनों को कन्वर्ज करके ही आप आंसर लिखेंगे जब कभी भी लिखना हो, अगर एक मिक्स आंसर आपको देना है। उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है जो इमाइल डर्कहाइम का रिलीजन पर व्यू क्या है और वेबर का व्यू क्या है। इसको आप कंपैरिजन में आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, तो आप कंपैरिजन भी करना जाने। तो जब मैं दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तब मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की। उसमें हमने क्या किया है, 2 मिनट की रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया है ऑरिजिन थ्योरीज के बारे में, जिसमें ईबी टाइलर और मैक्स मिलर की थ्योरीज हैं उसको जाना। फिर हमने मॉडर्निस्ट स्कॉलर देखे जैसे रूसो, कॉम्ट, डर्कहाइम, मार्क्स। इसमें हमने देखा इन लोगों के रिलीजन पर व्यूज क्या हैं। तो आप देख रहे हैं मार्क्स तो इसको ओपियम ऑफ मास कह रहे हैं, ठीक। ये साइंटिफिक सोसाइटी में रिलीजन को हटने की बात कह रहे हैं। साइंटिफिक सोसाइटी में साइंस ही रिलीजन हो जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ये साइंस इक्वल टू रिलीजन। डर्कहाइम कह रहे हैं रिलीजन रहेगा मॉडर्न सोसाइटी में भी, और ये होती है सोसाइटी वर्शिप। तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन कैसे रहेगा, मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी जैसा कुछ, ये भी एक मॉडर्न रिलीजन ही मानिए इसको। इसमें सोसाइटी खुद को ही पूछती है। तो ये कुछ मॉडर्निस्ट के व्यू रहे। फिर लिबरल व्यू में हमने डब्ल्यू आर स्मिथ के बारे में जाना। उन्होंने रेगुलेटरी रोल और इंटीग्रेटिव रोल के बारे में चर्चा की थी रिलीजन की, वो भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया। फिर उसमें हमने देखा कैसे मार्क्स के डर्कहाइम के मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स आ जाते हैं। ये इनसे भी डर्कहाइम ने बहुत सारी थ्योरी उठाई अपने टॉपिक में। फिर उसके बाद सिंबॉलिक थ्योरी में आते हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा एडी टॉकावेले, जिसमें उन्होंने रिलीजन के रेगुलेटरी और ऑर्डर से रिलेटेड रोल डिस्कस किए थे। उन्होंने एक टॉपिक डिस्कस किया था हैप्पी पॉवर्टी, जो ऑर्डर बनाने में काम आता है। उन्होंने 2 कीवर्ड्स दिए थे, सेक्रेड और प्रोफेन। इन दोनों कीवर्ड्स डर्कहाइम ने ऐसे ही उठा लिया हूबहू और इसको अपनी थ्योरी में लगा दिया। तो आप देख रहे हैं जो डर्कहाइम की थ्योरी है वो सिंबॉलिक थ्योरी से भी डिराइव हो रही है, मींस इसमें थोड़ा सा माइक्रो व्यू भी आप देख सकते हैं। लिबरल थ्योरिस्ट से भी डिराइव हो रही है, और मॉडर्निस्ट तो डर्कहाइम खुद ही हैं, तो इनकी मॉडर्न थ्योरी भी कही जाती है। इसके बाद फॉस्टर ले कोलैंज, इन्होंने रिलीजन के बारे में कहा ह्यूमन कंसेप्चुअलाइजेशन, मींस रिलीजन ने ह्यूमन को नहीं बनाया बल्कि ह्यूमन ने रिलीजन को बनाया है, ऐसा ये कुछ कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं ये कुछ स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीजें नहीं है, अदरवर्ल्डली जैसी चीजें नहीं है, इसमें दिसवर्ल्डली चीजें आती हैं रिलीजन में। और उन्होंने रिलीजन को ही सोसाइटी वर्शिप कहा, और यही डर्कहाइम ने हूबहू कॉपी कर लिया। तो आप देख रहे हैं डर्कहाइम की थ्योरी कहीं ना कहीं जो रिलीजन की है वो कॉपी एंड पेस्ट है। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। डर्कहाइम साहब क्या कह रहे हैं रिलीजन पर। डर्कहाइम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ रिलीजन, इसका सोर्स क्या रहने वाला है, जो बुक है उनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो पब्लिश हुई थी 1912। तो मैंने यहाँ पे ये डेट क्यों डाल रखी है, क्योंकि आप जाने उस समय कंटेक्स्ट क्या था सोसाइटी। 1912 में सोसाइटी में जो हो रहा होगा उसी के कुछ कंटेक्स्ट में इन्होंने लिखी होगी। जो फ्रेंच सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी फ्रेंच सोसाइटी थी, उसके बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। फ्रेंच सोसाइटी में उस समय क्या हो रहा था। तो मार्क्स जो मॉडर्न सोसाइटी बन रही थी, जो मॉडर्न सोसाइटी का एक डिस्टॉर्टेड व्यू था, उससे जो डर्कहाइम थे वो चिंतित थे, और वह ये कह रहे थे सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए और मॉडर्न सोसाइटी कुछ अलग तरीके की होगी, और उसके बारे में ये सोचते हैं और लिखते हैं। ये डर्कहाइम का कुछ व्यू है सोसाइटी पर। अब देखते हैं इनकी religious theory. Durkheim theory of religion was a result of his concerns of social order and integration in society. अब देखिए उस समय का जो वर्ड था उसमें सोशल ऑर्डर क्यों नहीं था, वॉर हो रहे थे। फ्रैंको प्रेशियन वॉर के बारे में आपने सुना होगा, 1870s में बहुत हुई है। मींस वहां
फ्रेंच सोसाइटी वहाँ बहुत इम्पैक्ट हुई उन वॉर से, और फॉर्म हो रही थी गवर्नमेंट, कुछ रिपब्लिक बन जाते थे, हट जाते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी समाज में, इसलिए सोशल ऑर्डर नहीं था। और जो डर्कहाइम थे वो ये सोचते थे कि ये मॉडर्निटी तो सोशल ऑर्डर लाने के लिए है, ना कि ये डिसऑर्डर के लिए, तो इसलिए ये सोशल ऑर्डर और इंटीग्रेशन पर एम कर रहे हैं। मीन्स इनकी जो थ्योरी है, आप ऐसे सोचिए, ये अगर सोसाइटी है तो सोशल ऑर्डर पर ये एम कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि ऑर्डर बना रहे, इंटीग्रेशन बना रहे। आल्दो है क्या, सोशल ऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन समाज में हर जगह बना हुआ था, तो ये एम यहाँ पर कर रहे थे। ये कुछ ऐसे हम इसको एनालॉजी ड्राइव कर सकते हैं। तो इनकी जो अप्रोच है वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो समाज में ऑर्डर चाहते हैं और इंटीग्रेशन चाहते हैं। इसको भी आप हाईलाइट करिए, इसकी वर्ड इंटीग्रेशन चाहते हैं। ऑर्डर और इंटीग्रेशन अगर आज हो जाएगा समाज में, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो समाज फंक्शनल हो जाएगा, तो इसलिए इसको फंक्शनल अप्रोच। तो आप देख रहे हैं इनका जो रिलीजन की थ्योरी भी होगी, रिलीजन की जो भी थ्योरी होगी वो सोशल ऑर्डर और इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में ही लिखी या सोची या समझी गई होगी। नोशन ऑफ गॉड इज सेंट्रल टू रिलीजन एज सुपरनेचुरल पावर। जैसे कि हमने देखा एनिमिस्टिक थ्योरी, मैक्स मिलर की थ्योरी, उसमें सब या तो नेचर के बारे में है, या सुपरनेचुरल पावर के बारे में है, या गॉड जैसा कुछ है उनकी थ्योरीज में। तो आप देख रहे हैं रिलीजन में अगर गॉड नहीं है, क्या हम ऐसे रिलीजन को सोच सकते हैं? अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, उससे पहले आप कभी रिलीजन को शायद विदाउट गॉड नहीं सोच पाते होंगे, लेकिन आज जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे, ये टॉपिक पढ़ लेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि रिलीजन विदाउट गॉड भी हो सकता है। तो ऐसे ही डर्कहाइम है, वो सोचते हैं कि रिलीजन को गॉड से इंटरप्रेट ना करिए। हाउएवर डर्कहाइम इंटरप्रेट गॉड एज ए सोशियोलॉजिकल एंटिटी रिप्रेजेंटेड थ्रू सेक्रेडनेस। तो डर्कहाइम ये कहते हैं जो गॉड है वह समाज ने बनाया, सोशियोलॉजिकल एंटिटी है, मींस समाज ने गॉड बना, ठीक है, या गॉड ही समाज है, ऐसे कुछ समझ लीजिए इसको। रिप्रेजेंटेड थ्रू सेक्रेडनेस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेरियस सिंबल्स जो कि होते हैं सेक्रेड। जैसे जो घर का मंदिर होता है वो होता है सेक्रेड, और उसके अलावा पूरा घर, मंदिर के अलावा पूरा घर प्रोफेन। घर की जो किचन है उसको भी हम सेक्रेड कहेंगे कुछ टर्म में, क्योंकि वहां पर भी हमें एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चप्पल पहन के नहीं जाना, ऐसे ही हमें मंदिर में भी नहीं जाना, साफ सुथरे होकर जाना, मंदिर में भी किचन में भी, ऐसे कुछ नियम बनाए गए। तो आप देख रहे हैं ये कुछ लाइफ स्टाइल से चीजें जोड़ी गई, सेक्रेड सिंबल्स के साथ इन चीजों को जोड़ा गया। ऐसे ही गॉड जो है वो सोशियोलॉजिकल एंटिटी है, although represented through sacredness, मींस कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल, इस टाइप की बात कुछ डर्कहाइम में भी कह रहे हैं। आप ये अभी जो वर्ड है सेक्रेडनेस, इसको आप समझने का ज्यादा प्रयास नहीं करिएगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लगा रखे हैं, आप समझ। एज पर डर्कहाइम, डर्कहाइम क्या कहते हैं, गॉड जो है वो सोसाइटी ही है, क्योंकि ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया, गॉड इक्वल टू सोसाइटी, या फिर कहिए सेक्रेड थिंग रिप्रेजेंट सोसाइटी ओनली। अगर आप जो भी पूजा पाठ की चीजें देख रहे हैं गॉड में, गॉड से रिलेटेड, जैसे मान लिया आरती, भजन, या और रिलीजियस सिंबल में कॉन्ग्रीगेशन जो भी कुछ होता है, उसमें जो भी सेक्रेड थिंग देख रहे हैं वो सोसाइटी ही है। जैसे चाहे मंदिर में आरती हो, पर लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, सोसाइटी ही इकट्ठी हो रही है, देख रहे हैं आप, सोसाइटी ही है। तो ये कह रहे हैं गॉड कुछ भी नहीं है, वो बस सोसाइटी का इकट्ठा होना ही है, मीन सोसाइटी ही अपने आप को गॉड जैसे कुछ देखती है, गॉड में मैनिफेस्ट करती है। रिलीजन, according to Durkheim, religion is unified system of belief and practices related to sacred things which unites its member into a single moral community। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम है। अभी देखते हैं यूनिफाइड का मतलब क्या, बिलीफ और प्रैक्टिसेस का, मींस ये जो रिलीजन है इसमें चीजें बहुत सारी यूनिफाई होती हैं, जैसे बिलीफ है और प्रैक्टिसेस, और ये जो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं ये सैक्रेड थिंग्स से रिलेटेड होती हैं, विच यूनाइट्स इट्स मेंबर इनटू अ सिंगल मोरल कम्युनिटी। अब ये मोरल कम्युनिटी का मीनिंग क्या है, सिंगल मोरल कम्युनिटी का मीनिंग ये है लोगों में कॉमन साइकिक यूनिटी होती है, इसके रिगार्डिंग सैक्रेड और प्रोफेन थिंग्स के रिगार्डिंग, मींस लोग एक तरीके से ही सोचते हैं सैक्रेड और प्रोफेन के रिगार्डिंग। तो ये तो हो गया सिंगल मोरल कम्युनिटी का मीनिंग। तो लोग एक प्रकार से कुछ सोचते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, एक यूनिफाइड सिस्टम बनता है और उसमें बहुत सारी सेक्रेड थिंग्स होती हैं और लोगों को जो यूनाइट करती है, ये यूनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फंक्शनल थ्योरिस्ट कहे जाते हैं, क्योंकि ये फिर ऑर्डर देख रहे हैं इसमें भी, यूनाइट्स इट्स मेंबर इनटू अ सिंगल मोरल कम्युनिटी, और ये एक प्रकार से ही सोचते हैं। और मोरल कम्युनिटी का यहाँ मीनिंग ये है गुड कम्युनिटी, ठीक है, जो पॉजिटिव कम्युनिटी, ऐसे आप समझ सकते। सिंगल मोरल कम्युनिटी इज टर्म्ड एज चर्च बाय डर्कहाइम। तो इन्होंने कम्युनिटी को चर्च कह दिया, ना कि कोई रिलीजन के फॉर्म को चर्च का, जो या आप जो बिल्डिंग सोचते हैं चर्च, वो चर्च ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो समाज एक तरीके से सोच रहा है और कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, सिंगल मोरल कम्युनिटी, और उसको उसने रिलेट कर लिया है सैक्रेड थिंग कुछ बिलीफ और प्रैक्टिसेस से, तो वही रिलीजन है, वही उन्होंने चर्च कहा, उस सोसाइटी को चर्च कहा। नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी, मींस चर्च का क्रिश्चियनिटी से कोई भी मतलब नहीं है, बस इन्होंने चर्च कह दिया है, और चर्च का मतलब बस आप समझिए समाज, सिंगल मोरल कम्युनिटी या यूनिफाइड साइकिक यूनिटी। सैक्रेड थिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मैंने एक टर्म बताया आपको, सैक्रेड थिंग्स विच आर सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, जो भी चीजें
आप कुछ अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। जैसे आप जनरल लाइफ में, जैसे आपने लैपटॉप उठाया तो लैपटॉप यूं ही उठा लेते हैं, लेकिन आप मंदिर में जब जाते हैं तो एक सावधानी के साथ भगवान की मूर्ति को नहा धो के ही छूते हैं, भगवान से आराधना करते हैं तो एक पर्टिकुलर तरीके से ही करते हैं। तो आप देख रहे हैं सेट अपार्टमेंट अलग अलग तरीके से, एंड फॉरबिडन इनको अलग रखते भी हैं। घोस्ट एज सेक्रेड थिंग, घोस्ट आप ये मत समझिए कि सेक्रेड मीन्स अच्छा ही होगा, नहीं, सेक्रेड का मीनिंग अच्छा नहीं है। सेक्रेड का मीनिंग ये है जो कुछ अलग तरीके से की जाती है और दूसरे लोगों, और अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे। इस फॉरबिडन का मीनिंग यही है, घोस्ट एज सेक्रेड थिंग। कभी कभार हम घोस्ट को भी सेक्रेड थिंग मान लेते हैं, गॉड तो सेक्रेड थिंग को मानते ही हैं। अब जो प्रिमिटिव सोसाइटी जो डरखाई में स्टडी कर रहे हैं वो टोटेमिज्म को सेक्रेड थिंग मानते हैं। अब टोटेमिज्म ये नया वर्ड है, ये हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी फर्दर लेक्चर में, तो आप बस स्टार मार्क कर लीजिए। सुपर नेचुरल पावर को भी हम सेक्रेड थिंग मानते हैं, या कभी कभार फिलोसॉफिकल थ्योरी को भी सेक्रेड थिंग मान लेते हैं। जैसे गीता के उपदेश हैं, जो गीता के उपदेश की बुक है वो भी अपने लिए सेक्रेड है, उसको हम एक स्टैंड पर रखते हैं तभी पढ़ते हैं। जबकि जर्नलिस्टिक आप जब सोशियोलॉजी की बुक अपनी पढ़ते हैं तो शायद वो वैसा स्टैंड ना यूज करते हो, अपनी लैब में रख के भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए सेक्रेड थिंग का मीन्स क्या, सेट अपार्ट और चीजों से अलग, और फॉरबिडन। अब सेक्रेड थिंग को आप पहचान कैसे सकते हैं? ए रिलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड फियर इज मेंटेन्ड विद दीज सेक्रेड थिंग। जो समाज है उस जो भी सेक्रेड थिंग्स बनाता है, मीन्स जिसको आप अलग से रखते हैं और जिसको आमतौर पर अप्रोच करने की मनाही होती है, उसको खास तरीके से ही अप्रोच किया जा सकता है, और आप उस खास तरीके से एक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए वो अप्रोचेबल नहीं होगा। फॉरबिडन का मीनिंग यही है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? सेक्रेड थिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो ये है, और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस एंड फियर का एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। मीन्स ये हमसे काफी अलग है और दूर है, जैसे स्वर्ग में है, ब्रह्मांड में है, मीन्स हमसे दूर है जो भी हम सेक्रेड बनाते हैं। और फियर है, तो फियर क्यों? हम उसको पावरफुल मानने लगते हैं अपने से, तो तभी तो हम उससे डरेंगे, क्योंकि वो हमसे पावरफुल है, जो हमारा कुछ बना या बिगाड़ सकता है। मेंटेन विद दीज सेक्रेड थिंग्स। तो आपको अगर सेक्रेड थिंग्स पहचाननी है तो आप देखिए कौन सी चीजें सेट अपार्ट हैं और फॉरबिडन है। उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो डिस्टेंस एंड फियर का है, तो वही चीजें सेक्रेड थिंग्स होंगी। आप अपने घर में जाइए और देखिए आप किस चीज को यूं ही अप्रोच करते हैं और किससे आप भय खाते हैं। भगवान है, आप कितना भी भगवान को डिनाई करिए, आप एग्नोस्टिक बने रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर होगा आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेक्रेड माना है। Durkheim writes that it is not the utility of the object or a thing which makes it sacred. Anything can be sacred, that is a pebble, a statue, a cloth, a color, a plant, an animal, river, mountain, symbol. ये करें यूटिलिटी पर बहुत ज्यादा वो नहीं करिए रिलाई। मीन्स सेक्रेड थिंग को आप यूटिलिटी से मत देखिए। इवन एक पेबल पत्थर, जैसे अपने यहाँ शिवलिंग देखिए, हिंदू कल्चर में पत्थर है लेकिन हम उसको भगवान शंकर की तरीके से देखते हैं, और फिर आप देखिए भगवान शंकर मानते हैं तो डिस्टेंस एंड फियर का रिलेशन भी बना रहता है, सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, तो इसलिए वो सेक्रेड हो गए। ए स्टैचू, कोई भी भगवान की मूर्ति देख लीजिए। एक क्लॉथ, अपने हम जो घरों में झंडा लगाते हैं उसको भी हम ऐसे ही नहीं अप्रोच करते हैं। आप देखिए इवन आप नेशनल फ्लैग की भी बात करिए, आज जो मॉडर्न रिलीजन है, नेशनल फ्लैग को भी हम एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ही अप्रोच करते हैं, तो वो भी सेट अपार्ट, फॉरबिडन, डिस्टेंस एंड फियर। और एक कलर भगवा रंग, अगर हिंदू कल्चर की बात करें, भगवा रंग ये भी सेक्रेड है। कोई प्लांट घरों में, जैसे तुलसी, आप एक प्लांट लीजिए गेंदा, ठीक है, पौधा, और एक लीजिए तुलसी का, तो आप यहाँ पर लगा देते हैं तुलसी माता। गेंदा के साथ ना आप पिता लगाते हैं ना माता लगाते हैं। क्यों? हमने इसको माना, जो तुलसी का पौधा है उसको माना, डिस्टेंस एंड फियर का रिलेशन माना, क्योंकि हम मानते हैं कि तुलसी से बहुत सारे रोग सही हो जाते हैं, तो हम इसलिए उसको पावरफुल मानते हैं, और उसको हम ऐसे ही नहीं अप्रोच करते हैं। हम नहा धो के तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, और वह घर में एक अच्छी जगह पॉजिटिव जहाँ वाइब्स रहती हैं वहां पे तुलसी का पौधा लगाया जाता है, और उसको हम ऐसे ही नहीं अप्रोच करते हैं। और मनाही भी होती है प्रोफेन तरीके से छूने की। कोई एनिमल, उसको भी हम कभी कभार सेक्रेड मान लेते हैं। रिवर, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया कल्चर की बात करें तो रिवर गंगा, तो हमने गंगा माँ कहा, गंगा माता, तो गंगा माता क्यों बनी? क्योंकि हमने माना वो पावरफुल हैं, उनको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते, सेट अपार्ट, फॉरबिडन। गंगा जल आप देखिए कि घर में मंदिर के पास रखा जाता है, और गंगा जल को आप बिना नहाए नहीं छू सकते हैं। गंगा जल शुद्धि के काम आता है। गंगा जल किसी की मृत्यु के दौरान उसके मुंह में डाला जाता है। तो देखिए कितने उसके साथ यूटिलिटी जोड़ दी, और डिस्टेंस एंड फियर का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया गया। माउंटेन, सिंबल, कोई भी सिंबल हो सकता है। हम ताबीज पहनते हैं, या कलावा, एक बहुत अच्छा कलावा जो हाथों में बांधते हैं, उसको भी, जैसे आप कलावा कभी आपका पुराना हो जाए तो आपने देखा होगा, आप उसको यूं ही नहीं फेंक देते हैं डस्टबिन में, नहीं, आप उसको कहीं ना कहीं प्रवाहित करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके उसका रिलेशन है डिस्टेंस एंड फियर का, वो सेट अपार्ट है और फॉरबिडन है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है सेक्रेड थिंग्स के रिलेटेड। अब देखते हैं डर्कहाइम स्टडी ऑफ रिलीजन ऑन अरुंडा ट्राइब। अब इन्होंने जो स्टडी करी, ये तो इन्होंने डर्कहाइम ने जो एक वो बताया, कंक्लूजन मेनली बताया,
वो था। अब इनकी स्टडी में जाते हैं, इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, मैंने इसमें शायद आपको ये नहीं बताया, यूटिलिटी पर कोई जोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप देखिए, भगवान शंकर का जो पत्थर है, जो शिवलिंग है, उसकी वैसे यूटिलिटी नहीं है, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। इसका मीनिंग है नॉट द यूटिलिटी का, यही मीनिंग है। अब देखते हैं इनकी स्टडी के बारे में। इन्होंने जो अरुंटा ट्राइब पर स्टडी की, अरुंटा ट्राइब जो रिलीजन फॉलो करती थी उसको कहते थे टोटेमिज्म। तो इन्होंने टोटेमिज्म की स्टडी की। तो ये टोटेमिज्म क्या था? बहुत छोटे, बहुत स्मॉल ग्रुप के द्वारा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन, उसको टोटेमिज्म कहा गया, क्योंकि वो रिलीजन एक सेक्रेट सिंबल पर रिलाई करता था, उसका नाम था टोटेम। तो हम टोटेम के बारे में जानेंगे, टोटेम क्या होता है, और टोटेमिज्म के बारे में जानेंगे। तो टोटेमिज्म से आप क्या मीनिंग समझ सकते हैं? आप टोटेम को समझ सकते हैं कुल देवता या कुल चिन्ह। आपकी भी एक कुल देवी या देवता होते होंगे, आप जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि आपके भी कुछ ना कुछ कुल देवता या कुल चिन्ह होते होंगे, तो आप उसको टोटेम समझ सकते हैं। अगर आपको टोटेम समझना है या आपको ये वर्ड अलग लग रहा है तो बस आप उससे एनालॉजी ड्राइव कर सकते हैं। डर्कहाइम गेव अ काउजल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसको इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कहा गया? इसको इसलिए कहा गया, इन्होंने डेटा खुद कलेक्ट नहीं किया इस टाइप, इन्होंने किसी का डेटा उठाया और उस पर स्टडी कर डाली। अब देखिए, डेटा के बाद की कहानी है पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म है, मैंने आपको पहले ही बताया। डेटा कहीं से ले आओ या खुद ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी स्टडी कर देंगे और उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डेटा पे आधारित है। और लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि इसके पहले चलिए, क्योंकि आपका डेटा ही गलत होता है, तो वो कहते हैं पहले चलिए, कॉमन सेंस पे चलिए। ये नॉन पॉजिटिविस्ट की कहानी है। बस इतना ही दोनों में अंतर है, एक डेटा के पहले की कहानी, एक डेटा के बाद की कहानी। तो इसलिए जो डर्कहाइम है वो कौन है? पॉजिटिविस्ट, क्योंकि वो डेटा ले रहे हैं थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। खुद उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अरुंटा ट्राइब पर जो ऑस्ट्रेलिया में है वो है, उन्होंने डेटा उठाया। डेटा किसका उठाया? एक ट्रेवलर है स्पेंसर, आप कंफ्यूज मत होइए हर्बर्ट स्पेंसर से नहीं, एक ट्रेवलर थे, उनका डेटा उठाया। और कॉलिन साहब, उनका भी डेटा लिया। ऑन अरुंटा ट्राइब प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, एक ट्राइब है अरुंटा नाम की जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसका डेटा उठाया। दीज पीपल प्रैक्टिस टोटेमिज्म, और जो अरुंटा ट्राइब है वो क्या प्रैक्टिस करती है? टोटेमिज्म। अब इन्होंने किया क्या? डर्कहाइम मेड अ साइंटिफिक कंपैरिजन अमंग रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। इन्होंने डेटा को स्टडी किया और एक कंक्लूजन निकाल के दिया, और उस कंक्लूजन में कंपैरिजन किया जो रिलीजन प्रिमिटिव सोसाइटी में है, मींस एक ट्राइबल सोसाइटी में है, और आज के रिलीजन में कंपेयर किया, वो उसको भी हम देखेंगे। और इसीलिए इसको काउजल एक्सप्लेनेशन भी कहा गया। और इन्होंने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को रिलेट किया। डर्कहाइम गेव कांसेप्ट ऑफ रिलीजन इन हिज बुक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इन पब्लिश्ड इन 1912 में बता चुका हूं इस बात को। एज पर डर्कहाइम, इन एवरी सोसाइटी इट्स मेंबर डिवाइड देयर होल वर्ल्ड इन टू कैटेगरी, दैट इज द सैक्रेड एंड द प्रोफेन। डर्कहाइम ये कह रहे हैं कोई भी सोसाइटी हो, चाहे मॉडर्न मानिए चाहे प्रिमिटिव मानिए, उसमें लोग अपने आसपास की चीजों को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो सैक्रेड, जो सेट अपार्ट, फॉरबिडन, डिस्टेंस एंड फियर का रिलेशनशिप जिसके साथ होता है, और जो प्रोफेन, प्रोफेन मींस आम, जो जिंदगी में आम तरीके से आप करते हैं चीजें, उसे प्रोफेन कहते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे प्रिमिटिव सोसाइटी हो। अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो अरुंटा ट्राइब की बात करें, ट्राइब क्लान में वो थी डिवाइडेड, क्लान ए, क्लान बी, क्लान सी। एक ट्राइब कोई बहुत सारी क्लान में डिवाइड होती है, और जो जब ये क्लान यूनाइट करके एक एथनिक आइडेंटिटी लेते हैं तो ट्राइब कहा जाता है। तो आप ट्राइब और क्लान में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि इनका एक क्रिटिक है डर्कहाइम साहब का कि इनकी स्टडी तो ट्राइब की है, लेकिन वास्तव में ये क्लान की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्रिटिक है, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे लगाई है। तो फैमिली से यूनाइट होकर क्लैन बनती है, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक क्लैन बनाती है, क्लैन ए, क्लैन बी, क्लैन सी, ऐसी बहुत सारी क्लैन बनके एक ट्राइब बनाती है। ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लैन। ठीक है, देखिए वैसे अपनी ये थ्योरी में नाम क्या ले रहे हैं? ट्राइब का। देखिए ट्राइब, अरुंटा ट्राइब, ये देखिए मीन्स ये बात कह रहे हैं यहाँ की, लेकिन वास्तव में इनकी जो थ्योरी अप्लाई हो रही है वो हो रही है क्लैन पर। ये इनका एक क्रिटिक है। अब देखते हैं, ये मैंने यहीं पे लिख दिया, मेजर डिवीजन ऑफ ट्राइब इज कॉल्ड क्लैन। बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, क्लैन और ट्राइब में अंतर क्या हो। टोटेमिज्म इज सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन ऑफ प्लांट, एनिमल और स्पीसीज थ्रू व्हिच ट्राइब ट्रेस देयर और। टोटेमिज्म का मीनिंग क्या है? वो रिलीजन एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन था किसका? या तो प्लांट से रिलेट कर लेते थे, या एनिमल से, या कोई भी स्पीसीज, जिससे वो अपना ऑरिजिन को क्लेम करते थे। जैसे आज भी हम देखिए, जैसे अपने आप को कहते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। अब इनमें क्या हो सकते हैं? नागवंश, कबूतर वंश, पीपल वंश, मीन्स ये अलग अलग सिंबल से उससे अपना ऑरिजिन देखते थे, रिलेट कर पाते थे। इंडिया के केस में कहें तो हम लोग सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जैसे कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है टोटेमिज्म। तो वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन की बात है। अब देखिए ये कैसे माइक्रो थ्योरी से रिलेट हो पा रही है, यहाँ पर सिंबल्स की बात हो रही है, तो इन्होंने सिंबॉलिक थ्योरी का भी अच्छा खासा यूज किया है अपनी रिलीजन की थ्योरी में। टोटम कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच पीपल बिलीव दे हैव ओरिजिनेटेड। तो लोग मानते हैं कि हम इससे ओरिजिनेट हुए, उनका मानना है। हेंस पीपल कैरी द टोटेमिक नेम्स एज देयर सरनेम। इसीलिए इस जो ट्राइब है, डर्कहाइम जो कहते हैं, ट्राइब में लोग सरनेम लेते हैं, किसका? टोटेमिक सरनेम। जैसे अरुंटा ट्राइब की बात करें, वो 4 क्लैन में डिवाइडेड है, 4 क्लैन्स में डिवाइडेड है। ट्राइब ये है और क्लैन ये है, तो 4 क्लैन में डिवाइडेड। पीपल डिसेंडेड फ्रॉम द क्रोकोडाइल, कुछ अपने आप को क्रोकोडाइल से
डिसेंडेड मानते हैं, मीन्स उससे हम निकले हैं या उसी से हमारा ऑरिजिन है, तो वह उससे एक फंक्शन जोड़ते हैं फर्टिलिटी इन सॉइल का, कि हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं या हमारी जो क्लैन है वो फर्टिलिटी के लिए बनी हुई है सॉइल में। कुछ लोग रैबिट से अपने आप को मानते हैं, तो वो चिल्ड्रन की हेल्थ से रिलेटेड होता है। कुछ स्नेक से मानते हैं, वो वॉर विनिंग से रिलेटेड है। कुछ लोग लिजार्ड से अपना ऑरिजिनेशन देखते हैं और वो क्लाइमेट से अपने आप को जोड़ते हैं। हेंस टोटम इज ए नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस। तो नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस क्यों? पहली बात तो ये इन चीजों से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, इनकी नॉलेज अपने उन्हें मिलने लगती है, क्योंकि जब एक सिंबल से जोड़ लेते हैं और सिंबल से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो नॉलेज अपने आप आ जाती है। और नॉलेज कैसे आती है? टोटम मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर। अब जैसे और नॉलेज किसकी आई? इन्हें अपने और पराये की भावना का पता लगने लगा। जैसे क्लैन ए के लिए जो क्रोकोडाइल का सिंबल उन्होंने मान लिया, यूज कर लिया, एक पत्थर में क्रोकोडाइल बना लिया, मान लिया, तो उनसे वो रिलेट करने लगे। जबकि रैबिट वालों से वो ये कहने लगे यार ये कुछ अलग है, मीन्स अपने पराये की भावना भी जनरेट होने लगी थ्रू सिंबल्स। तो ये नॉलेज उन्हें मिली और इन्हें स्ट्रेंथ भी मिलती है इससे, इन्हीं सिंबल से या टोटम से। क्यों? क्योंकि ये लोग मिल पाते हैं, उसकी वजह से ये अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। जैसे आप एक इसका एग्जांपल लीजिए, आप कोई पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, और आप कोई एक मुद्दा उठाते हैं कभी, और उस मुद्दे में आप देखिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने बात सही कही, लेकिन क्या पता पुलिस एक्शन होने का डर है, तो आप फिर एक अपने मन में एक स्ट्रेंथ फील कर पाते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा हैं। आपको ये लगता है यार कुछ नहीं, हम उस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हैं और कुछ होगा तो ये बचा लेगी पार्टी। ऐसे ही ये भी कुछ स्ट्रेंथ को फील कर पाते थे, तो ये इन्हें नॉलेज मिल पाई सिंबल से, कुछ स्ट्रेंथ की बात हो पाई। और स्ट्रेंथ में भी ये क्या कहते थे? गुड फॉर्च्यून, लक, टोटेमिक ब्लेसिंग, ये कहते थे। जैसे इनकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो ये क्रोकोडाइल को याद कर लिया कि हमारे भगवान यही हैं, हम इनसे ऑरिजिनेट हुए हैं, ये हमें बचाएंगे, ऐसे कुछ कहना है। तो और दूसरा, क्योंकि ये इसको सिंबल से रिलेट कर पाते थे, तो ये जिसको सुपर पावरफुल मान रहे थे तो उसका सिंबल इनके हाथ में, गले में बना रहता था, तो उसको वो जब चाहे याद कर सकते थे। तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टोटेम इज इन्फ्लुएंसिंग द साइकिक स्टेट ऑफ मेंस माइंड। तो जो स्ट्रेंथ है वो फील कर पाते थे हर सेकंड। जैसे अपने अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो कलावा है, तो कभी कभार कलावा हम लोगों को स्ट्रेंथ देता है। जब हम बहुत होपलेस हों तो उस कलावे को कभी देख लेते हैं और कहते हैं नहीं, जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, ऐसे कुछ ये भी सोचते थे। पीपल पुट टोटेम टैटूज ऑन देयर बॉडी। और जो ये ट्राइब, ये जो क्लैन है या ट्राइब है, ये टोटेम के टैटू अपने बॉडी पर बनाते हैं। एंड प्लेस इमेजेस ऑफ द टोटेम ऑन द मेन गेट टू अवॉइड स्पिरिट। तो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए ये टैटू बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं। देख रहे हैं सिंबल्स के बहुत ज्यादा यूज हो रहा था उस सोसाइटी में। तो आप इसमें आप देखिए जो भी बात सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थी कि सिंबल से सोसाइटी ऑरिजिनेट हुई है, तो यहाँ कहीं इसका यूज कर रहे हैं डरकहम। तो इससे उन्हें क्या मिल रही है? स्ट्रेंथ। इन एक्टिविटीज से क्या मिल रही है? स्ट्रेंथ। टोटेम मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर एंड यूनिफाई इट्स फॉलोअर। तो एक तो पता लगता है कि हम तो भाई क्रोकोडाइल वंशी, हम अलग किनसे हैं? इन सबसे। तो पहली बात तो डिफरेंस का पता लग गया, तो इसकी नॉलेज हुई। और खुद क्रोकोडाइल वंशी हैं तो और सब क्रोकोडाइल वाले लोगों से जुड़ पाए, तो यूनिफाई भी हो सके और डिस्टिंक्ट भी हो सकते। टोटेम रेगुलेट्स मैरिज एज क्लान इज एक्सोगेमस ग्रुप। तो अब इसने बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि क्लैन को अगर एक्सोगेमस ग्रुप कर दिया तो फिर क्या हुआ? क्लैन ए की शादी किसमें होगी? क्लैन बी में, क्योंकि क्लैन ए में हो नहीं सकती, ठीक, थ्रू मैरिज। अब दिस ब्रिंग्स क्लैन क्लोज टू ईच अदर। तो क्लैन ए क्लैन बी आपस में पास भी आने लगे। तो ये सब चल रहा था उस अरुणा ट्राइब में। टोटेम इज लिविंग सिंबल ऑफ किनशिप एंड सोसाइटी। तो अब देखिए टोटेम से लोग क्या हो पाए? पास में आ पाए, मैरिज, किनशिप, ये सब होने लगा। तो अब देखिए टोटेम से क्या बनी? टोटेम की वजह से क्या बन पाई? सोसाइटी। सोसाइटी बढ़ी, सोसाइटी कनेक्ट हुई, सोसाइटी यूनिफाई हो पा रही थी। इवन दो वो डिस्टिंक्ट थे लेकिन यूनिफाई भी हो रहे थे। थ्रू टोटेम वन कैन व्यू एंड फील सोसाइटी विच इज नॉट टेंजिबल। अब देखिए अगर मान लिया रैबिट टोटेम वाला है और वो रैबिट का कुछ चिन्ह, प्रतीक चिन्ह अपने उसमें पहने हुए है गले में, तो आप समझेंगे कि वह रिलेट कर पा रहा है अपनी सोसाइटी से हर सेकंड। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। लिविंग थ्रू टोटेम वन कैन व्यू एंड फील सोसाइटी विच इज नॉट टेंजिबल। तो अब अगर वो टोटेमिक सिंबल जो है या टोटेम जो है उसको अपने गले में ताबीज के रूप में पहने होगा तो हमेशा वो कनेक्ट कर पाएगा अपनी सोसाइटी से। टोटेम इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड आइडियल वर्ल्ड। इस बात का भी हम इसको रिलेट कर पाएंगे जब हम नेक्स्ट कुछ पेजेस पढ़ेंगे, तब मैं इसको और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। सोशियोलॉजिकली टोटेम इज मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड गॉड। क्योंकि टोटेम को उसने क्या मान लिया है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। टोटेम को उसने मान लिया है गॉड। जैसे टोटेम मान लिया क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को उसने कहा है क्योंकि हम इससे ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो ये तो हमारे लिए हो गए गॉड, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वो जो क्रोकोडाइल का जो सिंबल था उससे वो क्लान ए से कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन क्लान ए था एक्सोगेमस, तो उसे जुड़ना पड़ा क्लान बी से भी, क्लान सी से भी। तो पहले तो अपने को पहचाने, फिर उस पहचान में दूसरे को जोड़ते गए, बढ़ाते गए सोसाइटी को। तो इसलिए इसको कहा जाता है मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि आपने सबसे पहले अपने को एक टोटेम से जोड़ा, उस टोटेम को एक्सोगेमस बनाया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, हम दूसरे लोगों को मैरिज
में अपनी सोसाइटी में शामिल करते गए, सोशल ग्रुप में करते गए, इससे सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होती गई। टोटेम इज ए सिंबल ऑफ क्लैन प्रिंटेड ऑन क्लैन फ्लैग। टोटेम इज कार्व्ड ऑन द चिरुंगा। चिरुंगा एक ऐसा कुछ चीज होती है जो ताबीज जैसा आप मान सकते हैं। तो टोटेम या तो क्लैन फ्लैग पे दिख जाता था, चिरुंगा पर दिख जाता था, और टोटेम की ही पूजा होती। ये तो इन्होंने कहा टोटेम पर। तो टोटेम क्या है? टोटेम रिप्रेजेंट्स क्लैन। मैंने आपको बताया क्लैन ए का टोटेम क्या था? क्रोकोडाइल। वर्शिप ऑफ टोटेम इज इक्विवेलेंट टू वर्शिप ऑफ क्लैन और सोसाइटी इटसेल्फ, और इसी को कहा टोटेमिज्म। अब देखिए, आप अगर आरएसएस को कभी ऑब्जर्व किया हो या इसकी शाखा को कभी दूर से देखा हो, तो ये मानते किसको हैं? ये जो ध्वज होता है इनका, ध्वज, उसको एक टोटेम के तरीके से आप समझ लीजिए। ये उसके सामने ध्वज प्रणाम करते हैं, शाखा लगती है, 100 से 50 लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें शाखा लगती है, गेम्स होते हैं, लोग गेम्स खेलते हैं। तो उसमें जो गॉड है या जो सुपर नेचुरल चीज है वो इस फ्लैग को कह दिया जाता है। लेकिन ये फ्लैग ही था जिसको एक पहले सिंबल बनाया, उस सिंबल के कारण बहुत सारे जो इनके स्वयंसेवक होते हैं वो एक शाखा में इकट्ठे हो पाए। वो तो आप ये समझिए, अगर ये सिंबल ना होता तो क्या पता वो शाखा ना होती, और वो शाखा ना होती वो तो सोसाइटी बनना पाती, आरएसएस जैसा ग्रुप बनना पाता। तो ऐसी ही कुछ बात डरखाइम साहब कह रहे हैं कि एक जो सिंबल था उसकी वजह से लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया, वर्शिप होने लगी, उसी का नाम रिलीजन हो गया। तो जो आप देखिए, जो रिलीजन वास्तव में वो क्या है? इवन सोसाइटी ही रिलीजन है और सोसाइटी की वर्शिप ही रिलीजन है। इसको मैं और कुछ और एग्जांपल से समझाऊंगा। टोटेम और गॉड, जो उसने क्रोकोडाइल को गॉड माना, वो कुछ नहीं था, वो सोसाइटी या क्लान ही थी, क्योंकि सोसाइटी ही तो दिख रही थी क्रोकोडाइल सिंबल से, अपने आप को ही तो वो रिलेट करा पा रहे थे। हेंस एज पर डर्कहाइम गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड। बस गॉड क्या है? सोसाइटी ने एक डिवाइन फॉर्म दे दिया अपने आप को ही, वो गॉड है। डिवाइन फॉर्म ऑफ सोसाइटी अपीयर्स एज गॉड बिफोर इट मेंबर्स। खुद उसी सोसाइटी के मेंबर्स अपने आप को जो डिवाइन फॉर्म दे रहे हैं वो ही गॉड है। जैसे एक और एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म, ठीक है, उसमें बात करते हैं भारत माता। अब ये भारत माता कौन है? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में ओरिजिनेट हुई भारत माता, और इनकी आप देखिए हर बड़े फंक्शन में जहां सोसाइटी बैठती है वहां पर भारत माता की आप इमेज देख सकते हैं, फूल पत्ती चढ़ाई जाती है और भारत माता पर बहुत चर्चा होती है। तो हम भारत माता की जब बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भारत की ही बात कर रहे हैं, मींस इंडियन सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, एक कोई ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर भारत माता की इमेज है और इन पे इनकी पूजा हो रही है भारत माता की। तो भारत माता की अगर पूजा हो रही है, पूजा कौन कर रहा है? सोसाइटी। करने वाला कौन? सोसाइटी। हो किसकी रही है? भारत माता की। और वास्तव में भारत माता है कौन? आप बैक चलिए, भारत माता है इंडियन, यहाँ से चलिए, भारत माता कौन है? भारत में कौन? इंडियन सोसाइटी। मीन्स सोसाइटी ही, सोसाइटी और सोसाइटी दोनों तरफ होती है, बस एक तरफ डिवाइनाइज्ड फॉर्म रख देते हैं, बस ये है। सोसाइटी ने एक डिवाइन फॉर्म बनाया, उसको गॉड या रिलीजन कह दिया, और वही सोसाइटी उसकी पूजा करती रहती है। लेकिन वास्तव में क्या है? सोसाइटी ही सोसाइटी, ये तो इन्होंने ही बनाया। ये कुछ कहना है डर्कहाइम का। अब शायद आप समझ पाए हो क्या मतलब है रिलीजन का डर्कहाइम के लिए। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन के जो सिंबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं अपने लिए? जैसे नेशनलिज्म की बात करें, या तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या सिंबल्स हैं रिलीजन के? जैसे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मॉडर्न रिलीजन के कुछ सिंबल्स हैं जिससे आप आम जनता कनेक्ट हो पाती है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस पर डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, संसद लगी हुई है, तो लोग कनेक्ट होते हैं। जुडिशरी, जज बैठ रहे हैं, वकील बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सोसाइटी कनेक्ट हो पाती है। अगर ये इंस्टीट्यूशन ना हो, ये सिंबल्स ना हो, तो शायद सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए। और देखिए, हम लोग जुडिशरी में जज को क्या कहते हैं? माई लॉर्ड। हम एक जो इंसान है उसी को लॉर्ड तो कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हमने इंसान को ही लॉर्ड बना दिया और फिर उसी जुडिशरी को हम एक भगवान की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ डर्कहाइम कह रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में अरुणा ट्राइब कर रही थी। सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ टोटेम। और सोसाइटी वर्शिप अपने आप को कैसे करती है? क्योंकि वो एक अपने आप को टोटेम से जोड़ लेती है और टोटेम की ही पूजा करती रहती है। तो वास्तव में टोटेम की पूजा किसकी पूजा है? खुद की पूजा है। मैंने यहाँ पे एक सिंबल लगाया, ये देखिए, ये सोसाइटी के कुछ मेंबर हैं, ये भी सोसाइटी के कुछ मेंबर हैं। तो यहाँ पर बस आप इनको ये मानिए ये टोटेम है, ठीक है। ये भी सोसाइटी को ही दिखा रहे हैं और पूजा कौन कर रहा है? सोसाइटी। किसकी? सोसाइटी। तो सोसाइटी ही सोसाइटी की पूजा कर रही है, बस इसको एक डिवाइन फॉर्म दे दिया है। अब यहाँ पर डिवाइन फॉर्म क्या इन एक्टर्स को डिवाइन मान ले रहे हैं इस सीरियल में? लेकिन वास्तव में हम लोग इसको एक टोटेम से जोड़ देते हैं, एक चिन्ह से जोड़ देते हैं, कुल देवी और कुल देवता से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ कर। सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ टोटेम। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट प्रिमिटिव मैन कम्स टू व्यू सोसाइटी एज सैक्रेड बिकॉज़ सोसाइटी फुलफिल हिज नीड एंड ही इज अटरली डिपेंडेंट ऑन इट। अब एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि सर, ये क्यों सोसाइटी की पूजा करेगा? सोसाइटी ही सोसाइटी की पूजा क्यों? आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आपकी खाना कहाँ से आ रहा है? तो आप कहेंगे सर कोई किसान बना रहा है, कोई किसान उगा रहा है, हम खा रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? तो आप कहेंगे सर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। आप जो बुक यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? सर कोई एक राइटर है वो लिख रहा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल किस वजह से है? सोसाइटी की वजह से। तो इसलिए सोसाइटी का तो लोड आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको समाज में सोशल ऑर्डर या फंक्शनलिटी चाहिए। इसलिए
डर्कहाइम में कहते हैं लोगों ने ये समझा यार, जो वो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने ये समझा मेरा जिंदगी के हर एक काम सोसाइटी की वजह से हो ही पा रहे हैं, तो क्यों ना सोसाइटी की पूजा की जाए। बस उन्होंने उसको रूप कुछ अलग दे दिया, उन्होंने टोटेम से रिलेट कर दिया, लेकिन वह सोसाइटी की वर्शिप इसलिए कर रहे थे, ऐसा कुछ कहते हैं डर्कहाइम। पीपल टर्न टू टोटेम वर्शिप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उन्होंने देखा मेरा सॉल्यूशन उस टोटेम वर्शिप में है। मींस अगर सोसाइटी की तरफ आप ओरिएंट हो जाएं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन इफ द प्रॉब्लम इज नॉट फिक्स्ड राइट अवे, तुरंत अगर प्रॉब्लम फिक्स भी ना हो, दे कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द टोटेम अंटिल ए सॉल्यूशन इज फाउंड। अब क्या करते हैं, मान लिया इन्होंने कह दिया है भगवान है और टोटेम मीन्स आप भगवान मान के चलिए और भगवान के सामने जाते हैं और पूजा करते हैं। तो अब ये भगवान से पूजा नहीं कर रहे हैं, ये सोसाइटी से ही अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं और उससे ही सॉल्यूशन की अपेक्षा कर रहे हैं। वंस द इश्यू इज रिजॉल्व्ड दे गिव ऑल द क्रेडिट टू द टोटेम रीइंफोर्सिंग देयर बिलीफ इन पावर। और एक बार जब उनके सॉल्यूशन मिल जाता है उस प्रॉब्लम का, तो फिर वो टोटेम पर भरोसा करने लगते। वंस इन ए ईयर पीपल गैदर एंड परफॉर्म रिचुअल्स डेडिकेटेड टू द टोटेम। तो अब जब लोग जुड़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी सोसाइटी जुड़ रही है, मींस फंक्शनल हो रही है। सोसाइटी जुड़ेगी तो कुछ ना कुछ बात करेगी और फंक्शनलिटी निकल के आएगी। तो परफॉर्म रिचुअल गैदर होते हैं, तो क्या होता है, हम लोग जैसे उस गैदरिंग में करते क्या है, कलेक्टिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, पीपल सी सोसाइटी एज द टोटेम। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको दे, आप हैं, आपका घर है, या आपके नेबर या पड़ोसी, ये मेरा एक स्टूडेंट वन है कोई, उसका घर है, उसका नेबर है, और दोनों में बहुत झगड़ा है। ठीक है, क्या हुआ, आपकी सोसाइटी की एक वो बनी कमेटी और ये कहा गया एक यार वो कराते हैं जागरण, माता रानी का जागरण कराएं। ठीक है, जागरण हुआ, इधर जागरण की तैयारियां होने लगी, एक कमेटी बन, कमेटी में क्या है, आप दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाते, वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी वाइस। तो आप लोग एक दिन मिलते हैं कमेटी मीटिंग में, वैसे आप कभी नहीं बोले, लेकिन दोनों सोचते हैं यार काम धर्म का है, तो अपने झगड़े भूल के धर्म के साथ जुड़ते हैं। तो दोनों अपने जो निजी टकराव है, निजी मनमुटाव है, उसको साइडलाइन करके एक धर्म की वजह से, क्योंकि माता का जागरण करा रहा है, उसकी तरफ ओरिएंट हो जाते हैं और खुद से जुड़ने लगते हैं। अब देखिए, अगर ये लोग एक साथ जागरण में नहीं मिल रहे होते तो क्या पता इनके बीच बैर भाव हमेशा बना रहता। तो जब मीटिंग होती है लोगों की, जब लोग मिलते हैं, इसीलिए सोसाइटी फंक्शनल बनी रहती है। आप देखेंगे, आप मैरिज फंक्शन देखिए, उसमें लोग खाना क्यों खिलाते, लोग खाना इसीलिए खिलाते हैं, सोसाइटी मिलेगी, सोसाइटी कुछ चर्चा करेगी, मन मुटाव दूर होंगे और सोसाइटी फिर से रीयूनाइट हो पाएगी। आप इनको जागरण में देख सकते हैं या अपनी मैरिज में आप फंक्शन में देख सकते हैं कि हम खाना खिलाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तो ये इसीलिए किए जाते हैं। और शायद इसीलिए वो टोटेमिक रिचुअल्स किए जा रहे थे कि सोसाइटी मिले, एक कलेक्टिव एफर्विसेंस पैदा हो, एक कलेक्टिव ग्लोरिफिकेशन हो, सोसाइटी ही अपने आप को ग्लोरीफाई कर पाए भजन और कीर्तन से। ये सब चीजों से डर्कहाइम ने देखी। दे आर गवर्न बाई कलेक्टिव कंसाइंस। अब देखिए, एक वो कलेक्टिव कंसाइंस से गाइडेड थे, एंड देयरफॉर एक सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट अल्टर द मोडालिटीज ऑफ दीज रिचुअल्स इन ए टोटेमिक सेरेमनी। सोसाइटी स्पीक्स थ्रू द माउथ ऑफ ऑल दैट यू कैन नॉट आर्टिकुलेट इंडिविजुअली। अब ये करें जब, अब देखिए सोसाइटी क्योंकि मिल रही है तो उसमें इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा रोल नहीं रह जाता है। अगर जागरण हो रहा है और आप ऐसे इंडिविजुअल उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए आप कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी खुद मिलना चाहती। तो ये जो इन्होंने बात कही, इसको कहा कलेक्टिव कंसाइंस। मींस जो आम सोच है, सामाजिक सोच है, सामाजिक नजरिया है, उसकी बात है, ना कि आपके नजरिए की बात। तो आपका नजरिया तो साइडलाइन हो ही जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये मैक्रो व्यू दिखाते हैं, तो इंडिविजुअल की जो बात कर रहे हैं वो माइक्रो व्यू को ये साइडलाइन कर रहे हैं। और ये जो की टर्म है कलेक्टिव कंसाइंस, इसको जरूर आप अपने आंसर्स में लिखिएगा, तो टीचर इसमें अच्छा नंबर आपको देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पीपल परफॉर्म टोटेमिक रिचुअल्स इन टू सिचुएशन। अब क्यों करते हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम रिचुअल्स? एक तो खुद की समस्याओं से निजात पाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, और दूसरे होते हैं कलेक्टिव रिचुअल्स। और डर्कहाइम ज्यादातर इन रिचुअल्स पर कम फोकस करते हैं। जैसे आप घर में अकेले आरती कर रहे हैं, घर में अकेले कुछ पाठ करा रहे हैं, आपकी फैमिली बैठ रही है, मींस इंडिविजुअल लेवल पर आप जो कर रहे हैं उसकी बात डर्कहाइम कम कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं वो कलेक्टिव रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, माता का जागरण, रामलीला, ऐसे कुछ रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फिजिकल कोप्रेजेंस। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग आपस में जुड़ते हैं, और इसी को इन्होंने कहा मटेरियल सोशल फैक्ट, जहां लोग देख सकें उस सोशल फैक्ट को, उस सोशल रियलिटी को लोग देख सकें। शेयरिंग ए कॉमन मूड एंड मोटिवेशन, इसी को कलेक्टिव कंसाइंस का। कलेक्टिव कंसाइंस, लोग जुड़ना चाहते थे और जुड़ गए। डिस्पाइट इंटरपर्सनल डिफरेंसेस, आप लोगों का आपस में डिफरेंस कुछ भी हो, माता का जागरण हुआ, आपने एक दूसरे को जोड़ लिया। ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव सॉलिडेरिटी टू पॉजिटिव सॉलिडेरिटी। अब देखिए एक और यहाँ पे की टर्म यूज करिए, सोशल बैटरी। सॉलिडेरिटी का क्या मीनिंग था और पॉजिटिव सॉलिडेरिटी का मीनिंग क्या था? पहले आप एक दूसरे के खिलाफ थे तो उसको कहा गया नेगेटिव सॉलिडेरिटी, लेकिन एक कलेक्टिव रिचुअल हुआ तो आप एक साथ आए, उसको कहा गया पॉजिटिव सॉलिडेरिटी। 3 एलिमेंट्स ऑफ टोटेमिक रिचुअल्स। अब टोटेमिक रिचुअल्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है? कलेक्टिव असेंबली ऑफ द पीपल, कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन, कॉमन मूड एंड मोटिवेशन। तो ये सब आप देख ही सकते हैं। रिचुअल इज ए सोशल बैटरी, मैंने यहाँ पर ये जो टर्म लिखा है वो यहाँ पर आ गया।
सोशल बैटरी दैट ट्रांसफॉर्म वीक सॉलिडारिटी टू स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी। तो जो नेगेटिव सॉलिडारिटी है इसको आप वीक सॉलिडारिटी भी समझ सकते हैं। मींस समाज बटा हुआ है, समाज छिन्न भिन्न है, उसके एम एक जैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही टोटेमिक रिचुअल्स होते हैं, लोग यूनाइट होते हैं, तो लोग में हो जाती है स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी, मींस कलेक्टिव कंसाइंस और मजबूत हो जाता है। तो इसको कहा गया सोशल बैटरी। अब सोशल बैटरी क्या है? ये समाज को स्टोर करके रखता है। समाज को स्टोर मींस समाज को फंक्शनल करके रख रिचुअल। क्यों? कल झगड़ा हुआ था पर आज माता के जागरण में गिले शिकवे भूल गए, मिले, भजन भजन सुने, अरे यार छोड़ो आपस की बातें, मिलके चलते हैं, लो समाज फिर जुड़ गया, फंक्शनल हो गया। टोटेम अलाइव और डेड प्रमोट सोशल सॉलिडारिटी। तो चाहे टोटेम अलाइव हो चाहे डेड हो, तो वो तो सोशल सॉलिडारिटी बढ़ाएगा। ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिचुअल, अब आते हैं अरुंटा ट्राइब की फिर डिस्कशन पे आ जाते हैं। वहां पर क्या हो रहा था उसको बैकड्रॉप में रखिएगा, ये सब बातें उसी की हैं। बस मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको मॉडर्न लाइफ के एग्जांपल इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप इससे रिलेट कर पाए, इसलिए। ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिचुअल दे ग्लोरीफाई द टोटेम एंड सीक परमिशन फ्रॉम टोटेम टू किल इट एंड डिस्ट्रीब्यूट टोटेमिक फ्लैश। ये लोग क्या करते थे जब इनका रिचुअल खत्म होता था? ये टोटेम अगर अलाइव है, जैसे मान लिया क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल को ही इन्होंने मार दिया और इवन उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसके जो फ्लैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज उसको हम किससे समझ सकते हैं? प्रसाद वितरण से भी आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे, सर वो तो टोटेम को मार रहा है, टोटेम को किल कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? वो उसको सेक्रेड मान रहा है या टोटेम को ही किल कर दिया, मीन सोसाइटी को किल कर दिया। ये भी तो कह सकते हैं आप, ये सर वो टोटेम को ही सोसाइटी बोल रहा है और टोटेम को खुद क्यों किल कर सकता है? क्योंकि वो सोसाइटी को बढ़ाना चाहता है। तो अब उनकी क्या थॉट प्रोसेस है वो समझते हैं। उसके पीछे क्या प्रिमिटिव मैन कहता था? द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ प्रिमिटिव मींस उनकी जो सोच थी डिक्टेट द नीड टू इंक्रीज द टोटेम पॉपुलेशन। वो ये कहते हैं कि जब तक टोटेम को मारोगे नहीं तब तक टोटेम की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए टोटेम को मारो, इसलिए, और जब वो मरेंगे तभी वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। उनके हिसाब से एज पर प्रिमिटिव मैन वो ये कहते हैं जब तक टोटेम की बलि नहीं होगी तब तक नए टोटेम पैदा नहीं होंगे, और अगर टोटेम पैदा नहीं होंगे तो हम तो टोटेम पे ही रिलाई कर रहे हैं, इसलिए हम भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम भी तो टोटेम के बच्चे ही हैं। तो इसलिए टोटेम को मारिए, नए टोटेम आएंगे और उन टोटेम से ही हम यूनाइट हो पाते हैं। ये कुछ सोच थी उस अरुंटा ट्राइब की। तो ये जो सोच है वो कलेक्टिव कंसाइंस है या कहिए कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ऑफ अरुंटा ट्राइब। यही कॉमन सेंस ऑफ अरुंटा ट्राइब था। द सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज। अब यही जो मैंने आपसे कहा कि इस एक्ट में आप तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो अपने आप को ही क्यों खत्म करेगा, वो जो सोसाइटी खुद को जिंदा रखनी चाहती है उस सोसाइटी के सिंबल को कोई क्यों मारेगा और उसके फ्लैश को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हाउ कैन द क्रिएशन किल द क्रिएटर? दिस कुड पोटेंशियली लीड टू डिसबिलीफ इन रिलीजन। इससे तो डिसबिलीफ हो जाएगा उनका खुद में ही। हाउएवर दिस एक्ट गाइडेड बाय द कलेक्टिव कंसाइंस। लेकिन उनकी सोच तो वैसी थी कि भैया हम मारेंगे तो हम बढ़ेंगे, विच इरेडिकेट्स इगोइज्म और नेगेटिव सॉलिडारिटी। और इसी एक्ट से नेगेटिव सॉलिडारिटी भी खत्म होती है। मींस जो बटा समाज है वो नहीं, समाज फिर से जुड़ेगा। दे पार्टेक इन द टोटेमिक फ्लैश, और उसी टोटेमिक फ्लैश डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वो जुड़ते भी हैं। मींस टोटेम मरा तब टोटेम का फ्लैश बटा, फिर से वो जुड़ गए। तो आप देख रहे हैं कहीं ना टोटेम को मार भी रहे हैं फिर भी वो सोसाइटी को जिंदा कर रहे हैं, देयर बाई स्ट्रेंथनिंग सोशल सॉलिडारिटी। तो इसको कह सकते हैं पॉजिटिव सॉलिडारिटी जैसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव सॉलिडारिटी से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इवन टोटेम के मरने पर भी। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है वो कॉमन सेंस से गाइडेड था, ना कि सोशियोलॉजिकल सेंस या कुछ साइंटिफिक सेंस, ऐसा कुछ भी नहीं था। आम प्रिमिटिव मैन की जो जन्म भावना थी उसकी बात है। व्हाट द टोटेम इज टू ट्राइबल सोसाइटी इज अकिन टू व्हाट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब देखिए कंपैरेटिव सोशियोलॉजी क्यों कही जाती है इनकी, क्योंकि अब ये प्रिमिटिव जो रिलीजन है, जो टोटेमिक रिलीजन है, उसको कोरिलेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं इससे मॉडर्न रिलीजन से। मैं आपको पहले ही करके बता चुका हूं एग्जांपल्स में। व्हाट द टोटेम इज टू ट्राइबल सोसाइटी इज अकिन टू व्हाट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये कह रहे हैं जैसे पहले टोटेम होता था आज नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। क्यों? आप नेशनल एंथम देखिए, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से ही गाया जा सकता है। खड़े होंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, आपका स्टेचर, आपका पोस्टर बॉडी का एक पर्टिकुलर तरीके से होगा। मींस आप उसको डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ देखते हैं। तो ये भी टोटेम ही हो गए। उसके साथ भी सेक्रेडनेस एसोसिएट करते हैं नेशनल एंथम के साथ। थ्रू दिस टोटेम इंटरपर्सनल डिफरेंसेस आर फॉरगॉटन। आप देखिए जब भी राष्ट्रगान होता है, 15 अगस्त आता है आज मॉडर्न वर्ल्ड में, देखिए अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, मींस 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे कुछ जो पर्व हैं वो आते हैं, उसमें सोसाइटी मिलती है एक दूसरे। स्कूल्स में फंक्शन किए जाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स से रिलेट हो पाते हैं, पॉलिटिशियन सोसाइटी से मिल पाता है, पुलिसमैन लॉयर से मिल पाते हैं, लॉयर जज से मिल पाते हैं। उस दिन अपने इंटरपर्सनल डिफरेंसेस को भुला के मींस नेगेटिव सॉलिडारिटी को खत्म करके पॉजिटिव सॉलिडारिटी फिर बन जाती। तो जैसा ये टोटेम के बारे में देख रहे थे, वैसे ये आज के मॉडर्न डे जो इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में देख पा रहे हैं। थ्रू दिस टोटेम इंटरपर्सनल डिफरेंसेस आर फॉरगॉटन एंड यूनिटी एंड हार्मनी आर प्रमोटेड। तो इसलिए ये किस पर फोकस कर रहे हैं? यूनिटी और हार्मनी पर। ये भी तो इसलिए ये भी फंक्शनल है। Therefore religion has little to do with salvation or the soul। ये कह रहे हैं जो आप रिलीजन देख रहे हैं उसका कोई इससे मोक्ष से मतलब नहीं है। वास्तव में रिलीजन इसीलिए बना
क्योंकि सोसाइटी मिल पाए, सोसाइटी खुद बैठ पाए, जुड़ पाए और नेगेटिव सॉलिडारिटी से पॉजिटिव सॉलिडारिटी की तरफ जा पाए। इट इज द सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सोसाइटी। और ये जो रिलीजन है वो सोसाइटी का सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है। आपने टोटेम से उसको जोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में वो सोसाइटी ही है। रिलीजन विल नॉट डिसअपीयर विद मॉडर्न सोसाइटी। जैसे मार्क्स कह रहे हैं रिलीजन ओपीएम है, इसको खत्म कर दिया जाएगा कम्युनिज्म से, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कॉम्टे कह रहे हैं कि साइंस आएगी रिलीजन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही कुछ बार रूसो कह रहे हैं। तो इसका सबका विरोध कर रहे हैं कौन? अपने डर्कहाइम। द एसेंस रिलीजन विल नॉट डिसअपीयर विद मॉडर्न सोसाइटी, द एसेंस ऑफ रिलीजन दैट इज सेक्रेड रिमेन्स इन ऑल सोसाइटी। ये कह रहे हैं आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करिए, शायद आपका जो रिलीजन है, आप जो देख रहे हैं रिलीजन, जैसे अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, ये चले जाएं, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जिस प्रिंसिपल पर बेस है, जो सेक्रेडनेस की बात है, वो तो बना रहेगा। अगर मान लिया लेट्स से कोई एक धर्म है आर, वह खत्म हो रहा है, लेकिन क्या पता ये नए जो धर्म है वो आ रहे हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उससे रिलेटेड टोटेम आ रहे हैं। तो देख रहे हैं जो बात जुड़ने की थी वो नहीं खत्म होगी कैसे भी। और डर्कहाइम में कहते हैं इसी वजह से सोसाइटी फंक्शनल भी है, तो इसको खत्म ही क्यों करना। इन मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन इज नॉट गोइंग टू डिसअपीयर। तो ये कह रहे हैं इसमें तो डिसअपीयर नहीं होगा, चाहे कितने भी आप प्रयास कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक कहिए, चाहे कुछ भी कहिए। अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में डालता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और चर्चा करूंगा। व्हाई डिड डर्कहाइम नॉट चूज हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी फॉर रिलीजन? इन्होंने इतने छोटे अरुंटा ट्राइब के रिलीजन को क्यों ही पकड़ा? सबसे पहला, ये हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे भी अपनी रिसर्च को फोकस कर सकते थे। आंसर, ये जो रिलीजन है वो बहुत बिग है और कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्सिटी इन रिलीजन की वजह से उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि अब जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें, उसमें इतने टेक्स्ट हैं, आप मनुस्मृति पढ़ेंगे कि वेद पढ़ेंगे, किसको बेस मानेंगे अपनी स्टडी का, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा होगा। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल रिलीजन को इन्होंने स्टडी किया, सिंपल तरीके से स्टडी किया। आल दो कंपेयर इन्होंने मॉडर्न रिलीजन से भी उसको करना चाहा। व्हाई डिड डर्कहाइम स्टडी टोटेमिज्म? इन्होंने टोटेमिज्म क्यों पढ़ा? इट इज मोस्ट एलिमेंट्री सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन, इजिली कलेक्ट डेटा, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। तो डेटा को कलेक्ट करना इसके लिए बहुत इजी था। इस केस सिंपल वे ऑफ लाइफ एंड सिंपल सोशल स्ट्रक्चर, इजी टू अंडरस्टैंड। आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं रिलीजन में, इसलिए इन्होंने टोटेम को स्टडी किया। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो बात करें आज के लेक्चर की, तो हमने देखा डर्कहाइम कैसे कहते हैं कि रिलीजन में भगवान नहीं है, वो सोसाइटी ही है। उस पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा जान चुके होंगे। अपनी पुरानी नॉलेज के कंपैरिजन में आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बस आप इसका रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे और फिर से देखते हैं डर्कहाइम रिलीजन पर क्या कहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।